नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 नवंबर 2020 की शाम। और आज जो टॉपिक मैंने सोची कि किस चीज पे आप सबसे बात की जाए, तो एक ऐसी चीज का ख्याल आया जो काफी नॉर्मल है, क्योंकि 22% 22% इंडियंस आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस कंडीशन, बट इसके बारे में चर्चा बातचीत कम होती है। और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। हिंदी में कब्ज बोलते हैं और संस्कृत में विबंध बोला जाता है इसको। तो हमने सोचा कि भारत से रिलेटेड कुछ डेटा है क्या इस बीमारी और इस कंडीशन के बारे में। तो कुछ रिसर्च की। एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने जो लैक्सेटिव्स बनाते हैं, तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में एक्चुअली 8 शहरों में एक सर्वे किया, स्टडी की, और उसमें ये रिजल्ट निकल कर आया जो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि 22% भारतीय 22% इंडियंस सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, which is a significant number, 22%. One more thing, this is seen more in metros. छोटे शहरों में कम होता है, मेट्रो में ज्यादा होता है। ना केवल ये ज्यादा उम्र के लोगों में देखा गया है, बल्कि जो यूथ है उनमें भी देखा गया है, और मिडिल एज के लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। अब भारत के शहरों की बात करें तो जो 8 शहर इसमें शामिल थे इस स्टडी में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद और लखनऊ, इन सब शहरों में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के केसेस देखे गए कोलकाता में, फॉलोड बाय चेन्नई। सो कोलकाता लीड्स विद 28% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। एक और चीज देखी गई, और ये जो स्टडी थी इसका नाम था गट हेल्थ सर्वे। पेट की हमारी जो स्वास्थ्य है वो कैसी है, इसके ऊपर में सर्वे की गई। ये देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड टू डायबिटीज। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। जिनको शरीर में थायराइड की फंक्शन कम होती है उनमें कॉन्स्टिपेशन देखी गई है। साथ के साथ जिन लोगों में एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स देखे गए हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इसमें पता चली कि 13% पीपल, 13% लोगों में ये काफी सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी कॉज करता है। और आप सीधे सीधे भारत की जो आबादी है, उस भारत की आबादी का 13% निकालें तो करीब एक 17.5 करोड़ लोग कॉन्स्टिपेशन की कॉम्प्लिकेशन के शिकार हैं। 17 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है। ये जो स्टडी थी, इस स्टडी में टोटल 4133 लोग शामिल हुए थे। 8 शहरों में किया गया था भारत के, जिसको मैंने आपको पहले बताया। की फाइंडिंग्स जो इसमें देखी गई कि मेट्रो में रहने वाले लोगों में 22% लोगों में कॉन्स्टिपेशन देखी गई। हालांकि जो छोटे शहर हैं, नॉन मेट्रोज हैं, वहां पे केवल 19% देखी गई। तो ये काफी फर्क है दोनों के ऊपर नीचे। और जैसा हमने पहले आपको बताया कि विकास जी, स्वागत है आपका। जैसा हमने आपको पहले बताया कि कोलकाता में कॉन्स्टिपेशन 28% देखी गई, फॉलोड बाय चेन्नई वेयर इट इज 26%। अब कॉन्स्टिपेशन के साथ जो डायबिटीज का कनेक्शन है, तो डायबिटिक्स आर 2.2 times more likely to have constipation as compared to non-diabetic। तो जिनको डायबिटीज है उनकी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना, कॉन्स्टिपेटेड होने की संभावना 2.2 times ज्यादा, 2 गुनी ज्यादा है नॉर्मल इंसान से। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की फंक्शन स्लो है आपकी बॉडी में, तो 2.4 times, 2.4 गुना ज्यादा। और एनोरेक्टल डिसीजेस हैं जैसे पाइल्स, फिशर्स, और भी बात करेंगे हम उसके बारे में। इन केसेस में तो ये बढ़ के 2.7 times, 3 गुने तक ऑलमोस्ट देखी गई है। औरतों में खासकर प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉमन कॉज, जिसकी वजह से औरतों में कॉन्स्टिपेशन देखी गई है। हालांकि 4 में से 1 औरत को कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के दौरान होता है, which is 25%, which is very high number। ज्यादातर औरतों को प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है। इनमें से 18%, 18% तो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स भी बाद में डेवलप कर सकते हैं। अभी ये देखा गया कि
आफ्टर ऑल ये कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है? तो मोटा मोटा जो स्टडी में निकल के आई है बात की, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। अगर आपके खान पान का जो समय है वो निर्धारित नहीं है, ऊपर नीचे होता है, तो आप में चांसेस बढ़ जाते हैं। जंक फूड कंजम्पशन, अगर जंक फूड की कंजम्पशन है, लेस वाटर इनटेक, पानी अगर आप कम पी रहे हो तो चांसेस हैं होने के। 21% जो सफरर्स हैं, 21% आउट ऑफ दिस टोटल 28%, 22% इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अभी देखिए, अगर कुछ मूवमेंट बॉडी की नहीं हो रही तो बॉवल की मूवमेंट पे भी असर होता है उसका। तो हालांकि एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी कि 88% पीपल वेर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस कंडीशन, कि मेरे को अंदर ही अंदर ये तकलीफ है और इसकी चिंता भी उनको बहुत है। लेकिन 88% लोग जो चिंतित हैं इस हालत के बारे में, वो ना अपने परिवार में किसी से बात करेंगे, ना अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक कहीं ना कहीं शर्म का जो शेम वाली बात है, टैबू वाली बात है कि इसके बारे में बात क्या करनी है। 49% रिस्पोंडेंट्स ने बोला, विच इज क्लोज टू 50%, तो मतलब 4000 में से 2000 लोगों ने बोला कि उनको इस बारे में बात करने में शर्म आती है, और इसके लिए वो 4-4 महीने तक इस हालत को झेल सकते हैं, बट वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। इनफैक्ट 33% जो लोग हैं, 33% लोग, उनका तो ये बोलना है कि उन्होंने झेला है इसको, इसकी वजह से परेशान हुए हैं, लेकिन कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराई इसकी, खुद ही अंदर झेलते रह गए। तो ये एक बड़ी विडंबना सी लगी मुझे कि आप किसी चीज को ऐसे झेल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्यों ना एक डॉक्टर के पास जाएं और अपना अच्छे से चेक कराएं क्या चल रहा है। ऑलराइट, 48% लोगों ने बोला कि उन्होंने कुछ ना कुछ घर का जो नुस्खा है, जो घर में हमें हमारी दादी, माँ बताती हैं, उसका कुछ ना कुछ पालन किया। हालांकि चेन्नई एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को आई कि हालांकि वहां पे कॉन्स्टिपेशन 26% ही है, बट 34% लोगों ने बोला कि उनको पेनफुल बोवेल मूवमेंट होते हैं, कि जब स्टूल पास हो रही होती है तो पेनफुल होता है। दिल्ली में 23%, जो कि नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है, दिल्ली में कॉन्स्टिपेशन देखी गई है। हालांकि इसमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखी गई उन लोगों में जो घर के बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, अक्सर जंक फूड ज्यादा खाते हैं। पटना, अहमदाबाद, बॉम्बे, लखनऊ, हैदराबाद, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के जो नंबर्स हैं वो ऑल इंडिया के 22% एवरेज से नीचे हैं। एक बड़े ही फेमस कोलोप्रैक्टोलॉजिस्ट हैं मुंबई के, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है। करना क्या है उसके लिए? लीडिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, तो सब लोग बोलते हैं। ईटिंग राइट, हम आज बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या खाने में क्या करनी चाहिए। हालांकि चाहूंगा कि आप भी अपने जो अनुभव है उसको शेयर करें। फिजिकल एक्टिविटी को अपने दिन में, अपने पूरे दिनचर्या में उसको एक बनाना, रेगुलर का एक्टिविटी बनाना, और पानी बराबर पीना। अब बराबर पानी पीने में डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर 20 किलो बॉडी वेट है तो उसके हिसाब से 1 लीटर पानी दिन में होना चाहिए। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिपेशन की। तो हमने थोड़ी और हम डिटेल निकालते हैं कि ये जो फीसेस हैं, पॉटी, मल, इसके और भी कुछ आयाम हैं क्या? तो britannica.com जो एक वेबसाइट है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन निकल के आई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा जो मल होता है, हमारा जो फीसेस होते हैं, वो बेसिकली सॉलिड बॉडीली वेस्ट है जो हमारे शरीर से निकलते हैं। नॉर्मली दिन में 1 से 2 बार होता है। हालांकि ये चर्चा का विषय है, क्योंकि अगर आप अमेरिकन डेटा देखने जाएं तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन आदमी को तब बोलते हैं जगह अगर सप्ताह में उनको 3 बार से कम हुआ तो। सप्ताह में अगर 3 बार आप गए, मतलब 7 दिन में 3 बार आप पॉटी गए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। भारत में ये नहीं चलने वाला। तो भारत की जो डेटा है वो डिफरेंट है।
यूरोपियन डेटा के हिसाब से, अमेरिकन डेटा के हिसाब से 100 से 250 ग्राम दिन में टोटल मास निकलता है पॉटी का। हालांकि वही इंडियन अगर आप डेटा देखने जाएं तो हमारे यहाँ 300 से 350 ग्राम होता है। और ये फर्क मोटा मोटा ये नहीं कि हम एक तो देखिए हमारे खाने में फाइबर ज्यादा है और कार्ब्स ज्यादा है, क्वांटिटी भी थोड़ी हम नॉर्मली ज्यादा खाते हैं। कुछ जगहों पे तो मैंने देखा है कि लोग 3-3, 4-4 पोर्शन राइस के लेते हैं अलग अलग चीजों के साथ। तो वहीं पे हमारे जो यूरोपियन कॉकेशियंस दोस्त हैं उनकी पोर्शन हमारे पोर्शन से कम होती है। एक और चीज इंटरेस्टिंग बात जानिएगा कि हमारे कल्चर में बताया जाता है कि आपका जो दोनों हाथ मिलाकर जो आपका जगह बन रहा है, आपके पेट में खाने कितनी जगह होती है, बट अब उसको आप कितना खा कर स्ट्रेच करके कितना बड़ा कर लेते हैं अपने ऊपर है। और इसीलिए बहुत भिक्षु वगैरह भी इतना ही हाथ से ही मांगते थे कि दिस इज गुड इनफ, सफिशिएंट फॉर सस्टेनेंस। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए कि जो मल होता है, फीसेस होते हैं, तो 75% वाटर, और बड़ा ही आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि 75% पानी है। और कोलोन जहां से जो आखिरी जगह है जहां से आंत से निकलकर बाहर आती है रेक्टम के थ्रू, कोलोन का मेन काम है पानी का एब्जॉर्प्शन करना। तो ऊपर से जो काइन बनता है, जो हमारा खाना हम चबाते हैं और बाकी बाइल के साथ मिलना, एसिड्स के साथ मिलना, और एक जो बुई चिपचिपा पदार्थ बनता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो बनावट है वो एक गोलपोस्ट की जैसी है। तो नीचे की तरफ से जाके ये दाहिनी तरफ से जाकर के ऊपर आता है, फिर यहाँ घूमकर और फिर नीचे आकर बीच से रेक्टम के थ्रू निकलता है। इसमें मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको नेचुरल मूवमेंट है बॉडी के वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो कंट्रोल है कि कब हमारी पॉटी हमारे बॉडी से निकलनी चाहिए, ये पॉटी ट्रेनिंग बचपन से शुरुआत होती है और वापस खत्म होती है बुढ़ापे में, जब वापस आदमी भूल जाते हैं वो कंट्रोल करना और डिफिकल्ट होता है। तो शायद बुढ़ापा और बचपन एक ही होता है जिसमें आदमी जो चीजें सीखी हैं वो शायद वापस भूल भी जाता है। बट ये माइंड बॉडी कनेक्शन है, इसमें ब्रेन कनेक्ट करता है। और एक और चीज है, हमारी जो गट है उसको एक सेकंड ब्रेन भी बोला गया है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जितने नर्व्स हैं उससे ज्यादा नर्व्स हमारे पेट के अंदर हैं। तो पेट और ब्रेन का कनेक्शन बहुत तेज होता है। आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, आप सडनली किसी से डर जाएं और भगवान न करे उस समय आपका पेट खराब हो, तो कुछ और भी हो सकता है। तो ये कनेक्शन है। ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो 30% जो हमारा मल होता है, जो फीसेस होते हैं, उसमें 30% पार्ट सॉलिड डेड बैक्टीरिया होते हैं। तो आपका जो मल है, मेरा जो मल निकल रहा है, वो द फीसेस इज कंटेनिंग 30% डेड बैक्टीरिया, 30% इनडाइजेस्टेबल फूड लाइक सेल्यूलोज। जो पौधे हम खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज जो कंपाउंड होती है वो पच नहीं पाती है। गाय भैंस है वो उसको पचा पाते हैं क्योंकि उनके पेट में 4 कंपार्टमेंट्स हैं और रूमिनेंट्स हैं, तो उनके पेट में बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको पचाने में उनकी मदद करते हैं। बट आप सेल्यूलोज नहीं पचा सकते। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं कि हाई फाइबर डाइट खाइए। आपके खाने में फाइबर ज्यादा होगी, जो चीजें बचेंगी नहीं तो वो निकलेंगी, और निकलने के साथ बाकी चीजों को भी लेकर। इंटरेस्टिंगली 10 से 20% इसमें कोलेस्ट्रॉल होती है, कुछ फैट्स होते हैं, 10 से 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कैल्शियम एंड आयरन फॉस्फेट्स, 2 से 3% प्रोटीन होता है। बाकी बाइल होता है जो कि हमारे बाइल डक्ट से निकलता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। डेड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बाकी जो शरीर की अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब निकलते हैं इससे। Britannica.com के हिसाब से कि जो कलर है पॉटी की, ये भी बहुत कुछ बताती है, उसमें नहीं जाएंगे आज। बट नॉर्मली जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उनकी जो फीसेस होंगी वो ब्राउन कलर की होती है। और ये ब्राउन कलर कहाँ से आता है, तो जब भी हमारी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो टूटती हैं तो उसमें जो मेन पिगमेंट है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन से जो बिलिरुबिन बनता है तो उसके ऊपर जो बैक्टीरियल एक्शन होता है तो एक ब्राउन कलर निकल के आता है। तो ब्राउन इज ओके। घबराने की बात कहाँ है, जब ये येलो हो जाए। येलो आपको कौन से कंडीशन में दिखाई देगी, अगर लीवर में या बाइल का इंपेयरमेंट है, तो जैसे जॉन्डिस हमारे यहाँ बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, तो उसमें सफेद कलर का पैखाना होना, फीसेस निकलना, मतलब दैट मींस कि आपको कुछ प्रॉब्लम है लिवर के रिलेटेड। ओडोर क्यों होती है, महक क्यों आती है, तो कुछ केमिकल्स हैं जिनके नाम है इंडोल, स्कैटोल,
हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि अंडे के सड़ने वाली जो बदबू होती है, मरकैप्टन्स हैं, ये सब प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी जो डाइजेशन के दौरान होती है उस दौरान अलग अलग तरह के गैस निकलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डाइट इट कैन बी ऑल्सो, डेयरी की स्मेल होती है, शुगरी स्मेल होती है, तो अलग अलग। इनफैक्ट हमारी बचपन की तो बहुत धमाल वाली कहानियां हैं नानी के यहाँ की। तो बचपन में हम सब 5, 6, 7 जो भाई थे एक साथ ही जाते थे, खेत में जाते थे। मेरे तो एक बड़े प्रिय भाई हैं, उनके साथ तो हम दोनों पता नहीं बहुत सालों तक, 4-5 साल की उम्र तक हम साथ में ही पॉटी में जाते थे और वहां बैठ के बड़ी बड़ी कहानी होती थी, बात होती थी। अभी भी बात करते हैं एक दूसरे से और काफी हंसते हैं हम उन पुरानी यादों को याद करके। कॉन्स्टिपेशन अभी कहाँ से, तो ये तो एक नॉर्मल मूवमेंट है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? जब भी ये जो पैसेज है वेस्ट मटेरियल का वो रुक जाए, हमारे लोअर इंटेस्टाइन में अटक जाए, वहां पे रिलेटिवली ड्राई फीसेस हो, मूवमेंट होने के बाद भी, बाउल मूवमेंट होने के बाद भी एक फुलनेस की फीलिंग आए कि खाली नहीं हुआ, सख्त हो जाना फीसेस का, ड्यूरिंग द मूवमेंट पेन होना, ये सब लक्षण है कि कॉन्स्टिपेशन। एक्सट्रीम केसेस में ब्लीडिंग भी देखी गई है। वहीं कॉन्स्टिपेशन का उल्टा अकॉर्डिंग टू britannica.com, डायरिया, जिसमें कि फ्रीक्वेंट वाटरी एक्सेसिवली सॉफ्ट पीसेस होते हैं। एंड जब भी आपको डार्क अगर जो फीसेस दिखे, कलर डार्क दिखे, तो इसका एक कारण हो सकता है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। ये भी रूल आउट कीजिए कि कहीं बीटरूट तो ज्यादा नहीं खा रहे, क्योंकि बीटरूट खाने से भी वो लाल या काला भी कभी कभी निकलता है। हालांकि जिन लोगों को लसलसा और काला मल बहुत दिनों तक हो रहा है, उनको इमीडिएटली डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इट मे बी बिकॉज ऑफ कोलोन कैंसर ऑल्सो और रेक्टल कैंसर ऑल्सो, बिकॉज देयर इज सम ओकल्ट ब्लीडिंग हैपनिंग इंटरनली, व्हिच इज नॉट गुड। अभी डायरिया की बात चल रही थी, तो 3-4 बीमारियां हैं जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, अमीबिक डिसेंट्री। ये सब जो हैं, ये बीमारियां फैलती तभी हैं जब भी आपके खाने में इन्फेक्टेड आदमी के फीसेस मिल गए हों, तो पानी के थ्रू आए कि हवा में स्पोर्स उड़ के आए। बट सुनने में गंदा लगता है, बट वैसे ही इन्फेक्शन होती है आपको। यूएसए की बात करें तो यूएसए में जैसा हमने पहले बताया कि मूवमेंट अगर आपकी वीक में 3 भी है तो इट्स कंसिडर्ड ओके। बट इंडिया में तो हमारे यहाँ एक कल्चर है जिसको मेरे बाबा किया करते थे। सुबह उठना सबसे पहले और पूरा 1 लीटर लोटा जो होता था पीतल का, उसका पानी पीना उनकी एक आदत थी। एंड टुडे इफ आई गो बैक एंड रिलेट विद many health proponents across the globe, तो शॉन स्टीवेंसन है, वो बोलते हैं वाटर बाथ in first thing in the morning is very very crucial and important. आपकी बॉडी जब भी आप सो रहे होते हैं तो we are in a state of dehydration and when you wake up you need to hydrate immediately. और ये जो कोरिलेशन में फिर अपने दादाजी की हैबिट्स में देखता हूँ तो मुझे फिर याद आया कि देखिए, and that weight of the water itself is a push to the body to ensure कि bowel movement normal हो। कुछ लोग चाय पीते हैं, तो anything lukewarm which is either lemon tea or green tea or a tea or a coffee also adds as a propellant, कि वो एक stimulus आती है वेगस नर्व को कि अभी निकलने का टाइम है। अभी देखिए कॉन्स्टिपेशन की इतनी हमने बात कर ली, बट ये होता क्यों है? तो healthline.com एक काफी रेप्यूटेड वेबसाइट है और उनके हिसाब से आपके खाने में फाइबर कंटेंट कम होके तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन, एज वी वर टॉकिंग, लेस वाटर। आई विल रिपीट अगेन, इफ यू आर 20 kg बॉडी वेट, 1 liter of water is compulsory. That means for an average individual 60 किलो अगर बॉडी वेट है तो कम से कम 3 लीटर पानी, कम से कम, उससे ज्यादा पीने में नुकसान नहीं है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, because lack of movement in the overall body is also lack of movement in the pelvic area and peristalsis जो होती है उस पे भी इम्पैक्ट आता है। अब कुछ लोगों को आदत होती है, वो जो इम्पल्स आती है ना कि अभी पॉटी जाना चाहिए, बट उसको रोक लेते हैं। तो आप जितनी बार इसको रोकेंगे, इसको रोकना जरूरी नहीं है, तो उतनी ही कॉन्स्टिपेशन की चांसेस बढ़ती है। फ्रीक्वेंट ट्रैवल एंड चेंज ऑफ रूटीन
आपकी जो डेली रूटीन है अगर वो चेंज हो रही है, देन चांसेस है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयां हैं, सम मेडिकेशंस कैन आल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन। एंड जो हमने माताओं बहनों औरतों में बात किया कि जो प्रेगनेंसी है ये इटसेल्फ इज अ कंडीशन जिसमें कि 4 में से 1 महिला को कॉन्स्टिपेशन होती है, मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है, और जिनमें से 18% को तो एनोरेक्टल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें भी आप फाइबर खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, उसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, और ये स्टेज हैं जिनको स्ट्रोक हो जाता है, लकवा मार जाता है। तो एक कंट्रोलिंग बॉडी का बहुत सारे चीजों से चला गया। पार्किंसंस डिसीज इज वन। डायबिटीज हमने पहले भी बात की, 2.2 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं कॉन्स्टिपेशन के डायबिटिक्स में एज कंपेयर टू नॉर्मल नॉन डायबिटिक। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे अमिताभ बच्चन जी को भी आपने सुना था, डाइवर्टिकुलोसिस एक बीमारी होती है। कुछ लोग लैक्सेटिव्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कॉन्स्टिपेशन से दूर जाने के लिए, बाद में वही कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। हार्मोनल असर भी होता है, जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब शरीर में थायराइड की प्रोडक्शन कम हो गई हार्मोन की, TSH, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। रिस्क क्या है कॉन्स्टिपेशन? तो अगर आप 65 या 65 के ऊपर की आयु के हैं तो चांसेस हैं कॉन्स्टिपेशन होने के। अगर आप बेड रिडन हैं, ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी चांसेस हैं कॉन्स्टिपेशन होने के। अगर आप एक औरत हैं या बच्चे हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है कॉन्स्टिपेशन होने का। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज वन मोर बिग कंसिडरेशन। डायग्नोसिस, 3 सप्ताह तक इस तरह की तकलीफ झेलना मतलब आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। कुछ लोगों में ब्लीडिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में दर्द होना, पेन ड्यूरिंग द बॉवल मूवमेंट, वजन कम होना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है। सडन चेंज इन बॉवल मूवमेंट, आपकी जो रेगुलर हैबिट थी, रेगुलर रूटीन थी, वो चेंज हुई। अब इसके कुछ इतने लाइट सब्जेक्ट तो नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं क्या? तो मेयो क्लिनिक के वेबसाइट के हिसाब से कुछ लोगों में जो वेन्स हैं एनस के वो स्वेल हो सकते हैं, और जिनको हेमोरॉइड्स बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से। कुछ लोगों में स्किन टियर हो जाती है, जो एनल एरिया है, एनोरेक्टल एरिया है वहां की, जिसको एनल फिसर बोलते हैं, और काफी पेनफुल एक्सपीरियंस है वो होना। कुछ लोगों में फीकल इंपैक्शन होता है कि वो स्टूल जमा होते होते निकल ही नहीं पाती है। एंड देन लास्टली देयर इज समथिंग कॉल्ड रेक्टल प्रोलैप्स, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और कोशिश करने की वजह से तो इंटेस्टाइन का थोड़ा सा हिस्सा रेक्टम के थ्रू प्रोलैप्स करके निकल जाता है। नेग्लेक्ट नहीं करने की बात इसलिए है कि ये लक्षण आपको कोलोन कैंसर में या रेक्टल कैंसर में भी देखे जा सकते हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग होता है तो डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे नर्व डैमेज हो जाए, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जिन लोगों की एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होता है तो वो भी एक कंट्रोल जाता है। और डॉक्टर्स भी कमाल के होते हैं, तो इनको अलग अलग स्टेज जो हैं स्टूल के एंड कॉन्स्टिपेशन के, उसको जानने के लिए एक ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट बनाई गई है कि कौन सा एक बिल्कुल हार्ड से लेकर के लिक्विड तक का जो 7-8 स्टेजेस है, मैं वो डाल दूंगा उसको, उसके बारे में आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट मैं सोच रहा था कि ये बड़ी कॉमन सी 22% भारतीयों को होने वाली जो कंडीशन है, इसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं क्या, कुछ चीजें हैं क्या आयुर्वेद के हिसाब से जो हम कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ में कि हमें ये मुसीबत ना आए। तो आर्ट ऑफ लिविंग आयुर्वेदा की वेबसाइट पे एक देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी कि सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन के, यही इन्हीं चीजों पर रुक के नहीं रह जाते। कॉन्स्टिपेशन अगर रेगुलर है तो हेडेक होती है, एक्ने होता है, चेहरे पे जो दाग आना है, बैड ब्रेथ, सांस की बदबू होना, भूख कम लगना, हेमोरॉइड्स एक्सट्रीम केसेस में जो खून निकलना होता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो अक्सर हम हंसी मजाक में बोल देते हैं कि उसका चेहरा ही देखने से कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है। मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग ऑलराइट, डलनेस है, किसी चीज को करने की इच्छा नहीं है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। आप कॉन्स्टिपेटेड आदमी को नहीं आप बोल सकते कि चलो मेरे साथ दौड़ो, खेलो, हम पार्टी मनाने जाएं या हम घूमने जाएं। उनका तो
पूरा दिन ही एक अनकंफर्टेबल से सिचुएशन में निकल जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे कॉमन सी चीज बताई गई है कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन आपको लग रहा है कि हो गया है, तो रात को सोने के समय 1 गिलास दूध में घी डालकर पीने की सलाह दी जाती है, which will act as a lubricant. Second, most common suggestion given is eat more fibrous fruits and vegetables. अब मैं यहाँ पे आपको एक अपनी छोटी सी टिप देना चाहूंगा। Have I suffered from constipation? Yes. While you travel a lot, you would, because आपकी lifestyle routine सब ऊपर नीचे हो रही है. One thing which has helped me a lot, तो एक तो हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चालू किया फ्लैक्स सीड का, बट नाउ आई ऑल्सो रियलाइज दैट इज वंडरफुल इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिपेशन। एक तो ये जो हम तीसी की चटनी इस्तेमाल करते हैं, फ्लैक्स सीड पाउडर विच इज रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, बल्क बनाती है, और वो बल्क इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट हेल्प्स यू इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एट द सेम टाइम मैं एक आर्टिकल आई है, पुष्कर जी स्वागत है आपका, एक आर्टिकल है जो टेक्सास की यूनिवर्सिटी ने ये स्टडी की, जिसमें पता चला कि जो रेगुलर फ्लेक्सीड यूजर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को 50% स्लो किया जा सकता है अगर आप रेगुलर फ्लैक्सीड तीसी का इस्तेमाल करें। तो मेरे हिसाब से जो फ्लैक्सीड है वो एक काफी कारगर और घरेलू उपाय है, सस्ता भी है, और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अभी डॉक्टर्स भी इसको नॉर्मल आपके डाइट में रिकमेंड करते हैं इसको इंक्लूड करने का। यूपी और बिहार में तो ये नॉर्मल खाने में इस्तेमाल होता था, हमने वापस उसको रिवाइव किया है, तो तीसी की चटनी आपको हमारे यहाँ लंच में हमेशा मिलेगी। अ बाउल ऑफ सैलेड, बहुत नॉर्मल, बीटरूट, रेडिशेस, अनियन, जो काकरी होती है, काकरी यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ बिहार में खीरा बोलते हैं, हरी मिर्च, नींबू डालिए, और मतलब आपको आधा जो पेट भरना है अगर उससे आपने भर लिया, उसके बाद अन्न पे आइए। आज के समय में जो अन्न है उसके बारे में कल एक वीट के बारे में खासकर बात करना चाहूंगा। कितनी तरह से इसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज चेंज हुई है कि आज जो गेहूं हमारा आप खा रहे हैं वो बहुत सारी ग्लूटेन इंटॉलरेंस और बहुत सारे सीलिएक डिसीजेस को कैसे बढ़ा रही है, और बाकी क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अन्न में थोड़ा ध्यान कम देना है। एक चीज जो पर्सनली और जो आयुर्वेद की टिप्स में भी काफी जगह आप देखेंगे, स्प्राउट्स, तो जो अंकुरित मूंग है, चना है, और जो बाकी चीजें आप अंकुराकर खा सकते हैं, साबुत मूंग की सब्जी बनाकर खाना या दाल में उसको इस्तेमाल करना। बेसिक आइडिया इज टू इंक्रीज द फाइबर कंटेंट इन योर ओवरऑल फूड। फाइबरस वेजिटेबल मेरे हिसाब से नंबर 1 पे तो भिंडी आती है, फिर बीन्स हैं, सेम है, बाकी अलग अलग सब्जियां हैं, तो उनका खाने में इस्तेमाल ज्यादा करना है। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद में नंबर 1 रिकमेंडेशन, मुकेश जी स्वागत है आपका, नंबर 1 रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद इज त्रिफला। तो जिन लोगों को त्रिफला चूर्ण बचपन की यादें अगर हैं, तो खाने में थोड़ा कड़वा होता है, शहद के साथ खाएं, बट फिर भी एक आफ्टर टेस्ट काफी, तो उसका उपाय निकल गया। ऑर्गेनिक इंडिया ने कैप्सूल्स निकाली हैं त्रिफला की, और काफी अच्छा काम करती है। हमने अपने घर में इस्तेमाल किया है उसका, मैंने खुद से नहीं किया, बच्चों ने किया है, उनके हेयर प्रॉब्लम्स की वजह से किया था, तो उनके हेयर फॉल के ऊपर भी कंट्रोल हुई है, स्किन में जो इरप्शंस थे वो कम हुए हैं, साथ के साथ जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक होती है त्रिफला से। सो अगर आप जो नेचुरल जो फक्की होती है, जो चूर्ण होता है, उसको खा सकते हैं शहद के साथ, गर्म पानी के साथ, आप बिल्कुल खाएं उसको। बच्चे नहीं खा पाते तो उनके लिए कैप्सूल ऑर्गेनिक इंडिया के मिलते हैं। एक और जो नॉर्मल चीज जो आयुर्वेद में जगह जगह पे बात की गई है, और बचपन से भी हम देखते आए हैं, इसबगोल। इसबगोल की जो हस्क होती है, साइलम हस्क, उसको पानी में डालकर तो एक बड़ा सा बल्क बनता था, उसको पीना। हालांकि इट इज हैबिट फॉर्मिंग, इट मे बी हैबिट फॉर्मिंग, इसलिए देखिएगा उसके आगे पीछे और आप अपनी खुद से भी जानकारी निकालिए। हालांकि आयुर्वेद में वापस रिपीट करूंगा, द नंबर 1 सजेशन टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इज, जब भी शक हो कि कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस हैं या हो गई है, सोते समय दूध में घी मिलाकर पीने की सलाह दी। बाकी आयुर्वेद की आर्टिकल से ही जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बेल का फल काफी फायदेमंद माना गया है।
हालांकि एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, बेल पे वापस आते हैं। पर्सनली विच आई एम यूजिंग, तो जैसा आपको मालूम है हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में रात के खाने के बाद सीधा लंच करते हैं, बीच में ब्लैक कॉफी होती है, उसमें हम डालते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। वो भी एक अच्छे लैक्सेटिव का काम करती है। और फॉर एग्जांपल मेरी जो बॉवेल मूवमेंट है अर्ली मॉर्निंग, वो ऐसी है कि हम फाइबर का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो आप सोकर उठें, आप चाय शायद पी पाए या ना पी पाए, आपको जाना पड़ेगा, एंड यू शुड बी आउट इन 1 to 2 minutes, not more than that। कुछ एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी एज एफर्टलेस एज पॉसिबल। तो ये होने के बाद जब भी हम कॉफी पीते हैं और वो तेल वाला, तो some days if the evacuation was not proper after having lunch, आपको एक बार वापस जाना पड़ेगा और वो तेल के साथ वो बचे कुछ जो चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो वापस आते हैं, आयुर्वेद में बेल के फल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। मुलेठी, हालांकि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको किसी एक आयुर्वेद के डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। सौंफ का इस्तेमाल, जो कि हमारे कल्चर में बहुत ही कॉमन और नॉर्मल है, काफी फायदेमंद माना गया है। अंजीर एक कॉन्स्टिपेशन दूर करने की अच्छी रिकमेंडेशन है। आई विल शेयर दैट लिंक, दिस वाज फ्रॉम ndtv.com। एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिली विबंध के ऊपर में, और ये भारत सरकार की हेल्थ पोर्टल के ऊपर में मिली है। इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू, और काफी डिटेल्ड है, तो मैं उसमें अभी डीप डाइव नहीं करूंगा। कारण भी बताए गए हैं, साधन उपाय भी बताए गए हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जाकर खुद से और चेक करें। तो मोटा मोटा एक रिपीट करता हूं वापस, फाइबर वाली चीजें अपने खाने में बढ़ाएं, पानी एडिक्वेट अमाउंट में पिए, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, इसबगोल का करना चाहें तो करें। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, त्रिफला का इस्तेमाल रिकमेंड है आयुर्वेद के हिसाब से, कैप्सूल के फॉर्म में भी आ गई है। एक और कनेक्शन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ब्रेन का कनेक्शन क्या है इस बॉवेल मूवमेंट के ऊपर में। तो जो हमारी पेट में जो बैक्टीरियाज हैं उनका भी कुछ कनेक्शन है का, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बाद में कभी हम और बात कर सकते हैं। एक और चीज देखी गई है, अभी दोनों कोरिलेटेड हैं, जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं उनमें डिप्रेशन देखी गई है, और जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन देखी गई है। तो दोनों का कनेक्शन क्या है वो भी देखने की चीज है। कुछ मित्र हैं, कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, या फिर इरिटेबल बॉवल डिसीज है। तो एंजाइटी का उस पर क्या असर होता है, वो जितना चिंता करते हैं उस समय उनको ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो ये कभी दूसरे दिन की टॉपिक रहेगी कि ब्रेन कनेक्शन टू कॉन्स्टिपेशन और द बॉवल मूवमेंट, और इसमें हम क्या करें। तो स्ट्रेस कम करना क्या इंपॉर्टेंट है बॉवल में। इनफैक्ट देयर इज वन कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्स्टिपेशन। तो उम्मीद है आज की ये जो टैबू वाली सब्जेक्ट थी, 22%, 22% इंडियंस सफर फ्रॉम द कंडीशन, but surprisingly I'll repeat the data once again, 88% people, let me just refer to that, yes 88% constipation से सफर होने वाले लोग चिंतित होते हैं, लेकिन अपने फैमिली, अपने मित्र से बात नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि इसको शर्म का सब्जेक्ट समझा जाता है। 49%, ऑलमोस्ट आधे लोग जिनको सर्वे में शामिल किया गया, और टोटल सर्वे में लोग 4000 से ज्यादा थे, 49% सेट कि उनको इसके बारे में बात करने में शर्म आती है। तो जब हम घर में बात कर रहे थे कि आज हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस पे काफी हंसी मजाक भी हुआ, बच्चों ने मजाक भी उड़ाया कि जाओ करो पोटी वाला टॉपिक अपना। तो यस विकास कुशवाहा जी, वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको जो मैं पिछले साल भर से यूज कर रहा हूँ, आप कोको सोल करके कंपनी है जो कि पैराशूट जो है उनकी ही कंपनी है, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल होने का मतलब कुछ इसमें कोई बड़ी साइंस की बात नहीं है, कोल्हू में पेरा गया है, जिसमें तेल निकालने में किसी केमिकल का या किसी गर्मी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको कोल्ड प्रेस्ड भी बोलते हैं, इसलिए वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो रिपीटिंग वंस अगेन, इंक्रीज फाइबर, हाइड्रेट वेल, फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करें, और जो रेगुलर एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे बचने की जरूरत है। एक्सरसाइज इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉवल मूवमेंट ऑल्सो। आपके कुछ और कमेंट्स और आपके कुछ सुझाव होंगे तो जरूर उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा, जिसपे हम और भी आगे देखेंगे और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज के टॉपिक से कुछ नई जानकारी मिली होगी, और साथ में विश भी करते हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट हमेशा एकदम फर्स्ट क्लास रहे। टेंशन नहीं, सुबह में उठें और एक अच्छे दिन की शुरुआत करें। सो विद दैट आई विल टेक लीव फ्रॉम यू टुडे, साइनिंग ऑफ। कल वापस मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, बाय।